जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज ग्रंथ में। दोस्तों, सम्राट अशोक कभी अगर सम्राट नहीं बनते, अगर उनकी माँ ने ये चाल नहीं चली होती, इसके बारे में हम बात करेंगे। हमें ये पता है कि सम्राट अशोक एक महान राजा थे। जब हम महान की बात करते हैं तो हमारे दिमाग में अकबर महान, सिकंदर महान और सम्राट अशोक महान का नाम याद आता है। बट क्या हमें इसके पीछे की स्टोरी पता है? अगर आप एस्पिरेंट हैं तो आपको तो बिल्कुल पता होनी चाहिए, और अगर आप एस्पिरेंट नहीं हैं तो भी इंडिया के दृष्टिकोण से सम्राट अशोक इतने महान इंसान, इतने महान राजा रहे हैं जिनके बारे में स्टोरी आपको पता होना बहुत ज़रूरी है। तो इससे पहले हम वीडियो को स्टार्ट कर, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, जाकर उसे सब्सक्राइब कर दें, जिससे आगे आने वाले सारे वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे। और ये वीडियो एक कहानी के रूप में बताया जाएगा। इतना ज़बरदस्त, इतना इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। एक बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है कि कैसे उनकी मां ने ये चाल चली, जिसमें बिंदुसार को फंस के सम्राट अशोक को राजा बनाना पड़ा, जबकि सम्राट अशोक कभी जिंदगी में राजा नहीं बनते अगर उनकी मां ने ये चाल नहीं चली होती। ठीक है, जैसा कि आपको पता है कि जो चंद्रगुप्त मौर्य थे, उनको राजा बनाने में आपका विष्णुगुप्त, जिनका चाणक्य का बहुत बड़ा हाथ था। बट सम्राट अशोक, जिनके नाम को पूरे वर्ल्ड में लिया जाता है और जाना माना जाता है, और कलिंग युद्ध उनका रिलेशन आपको पता होगा। बट आपको ये नहीं पता होगा कि सम्राट अशोक कैसे राजा बने। तो आज हम उसके बारे में बात कर रहे हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो प्राचीन भारत के इतिहास में मगध साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, जो पटना के नाम से जानी जाती है, और इसके चक्रवर्ती सम्राट अशोक का विशिष्ट स्थान है। जहां पाटलिपुत्र की गिनती भारत के सबसे विशाल नगरों में होती है, वहीं इसके मौर्य वंशी राजा अशोक न सिर्फ अपने देश बल्कि पूरे विश्व के महानतम राजाओं में से एक माने जाते हैं। ठीक है, बहुत ही कम लोगों को महान कहा जाता है, उनमें सम्राट अशोक का भी नाम आ जाता है। तो पाटलिपुत्र जो आपके उद्यान थे, हर एक डायनेस्टिक उद्यान थे, उन्होंने पाटलिपुत्र को बसाया था और अपनी कैपिटल वहां पे शिफ्ट की थी। तो ये बात है हम चक्रवर्ती सम्राट अशोक की, कि इन्होंने भारत के इतिहास में जो जगह बनाई है, मगध साम्राज्य जो कितना बड़ा साम्राज्य था, जो हर एक डायनेस्टी से आपका स्टार्ट होता था, और उसके बाद आपका जो मौर्य साम्राज्य आया था उसमें अशोक का नाम याद आता है। लेकिन इतिहास की यह बहुत बड़ी विडंबना है कि सम्राट अशोक के नाम से तो पूरी दुनिया परिचित है, लेकिन जिस नारी की वजह से वे महान बने उनके बारे में लोगों को बहुत कम जानकारी हो। यह नारी और कोई नहीं, खुद अशोक की माता धर्मा थी, जिन्होंने अपनी कूटनीति से मगध साम्राज्य की अंदरूनी जटिलताओं के बीच अपने पुत्र को मगध के राज सिंहासन पर पहुंचाया था। जैसा कि आपको पता होगा, सुसीन जो थे अशोक के बड़े भाई, जो उनके बिंदुसार की रानी चारू के बेटे थे, उनका राजा बनना बिल्कुल तय था। लेकिन कैसे स्ट्रगल करते हुए माता धर्मा, जिनका कोई स्थान भी नहीं था रानियों के रूप में, बहुत ही गरीब परिवार से ये बिलोंग करती थी, ठीक है, बट इन्होंने अपने धर्म की रक्षा के लिए, अपना अस्तित्व बनाने के लिए, अपना अस्तित्व को बचाने के लिए, और अपने जो बेटे हैं उनको उनका हक दिलाने के लिए क्या क्या किया। तो हम बात करें अगर बुद्ध के कुछ जो आपके कहे जाते हैं, बुद्ध के कुछ किताबें जो कही जाती हैं, ठीक है, तो जैसे उसमें दीपवंश आता है, महावंश आता है, अशोक वदन आता है, दिव्य वदन आता है, महावंश टीका आता है। ऐसे पुराने ग्रंथ हैं बहुत। और उसके अलावा डॉक्टर आर.सी. मजूमदार ने लिखा है, रोमिला थॉपर ने भी बहुत लिखा हुआ है, श्री राम गोयल ने लिखा है, लेकिन इन्होंने अशोक की माता धर्मा के बारे में बहुत कम लिखा है। तो इसलिए हमारा ये जानना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर धर्मा कौन थी और इनका हमारे मतलब इतिहास में क्या योगदान रहा है, अशोक के जीवन में क्या योगदान रहा है, और कैसे इन्होंने स्ट्रगल करते हुए फाइनली अपनी जगह बनाई थी बिंदुसार की जिंदगी में, और कैसे अपने बेटे को हक दिलाने के लिए इन्होंने कितना स्ट्रगल किया था, जिसकी वजह से सम्राट अशोक को आप सब जानते हैं। बावजूद इसके एक बात की चर्चा सभी संबंधित ग्रंथों में की गई है कि धर्मा जो आपकी चंपा नगरी, जो आजकल के भागलपुर बिहार के पास पड़ता है, कि एक अत्यंत गरीब ब्राह्मण की पुत्री थी, जो देखने में अत्यंत रूपवती थी। और धर्मा के भविष्य के बारे में विष्णुगुप्त चाणक्य के सहपाठी रहे चंपा नगरी निवासी ज्योतिषी जो आचार्य दिव्यवर्ष जिनका नाम था, उन्होंने भविष्यवाणी कर दी थी कि उनका पति राजा होगा और उनके 2 बेटों में से एक चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। मतलब ये बहुत गरीब ब्राह्मण की पुत्री थी, कभी रानी नहीं बन सकती थी। बट एक जो ज्योतिषी आचार्य थे दिव्यवर्ष जी, जो चाणक्य के बहुत घनिष्ठ मित्र थे, इन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि उनका पति एक तो राजा होगा और उनका एक पुत्र जो होगा, वो 2 पुत्र में से एक पुत्र जो होगा वो चक्रवर्ती सम्राट बनेगा। बट यही बात जो थी उनकी जिंदगी को बदल दी। भविष्यवाणी की बात सुन धर्मा के पिता ने पाटलिपुत्र जाकर
उन्हें युवराज बिंदुसार को भेंट कर दिया, मतलब उन्हें समर्पित कर दिया कि आप इनका जो कुछ करना हो कीजिए। उस समय सम्राट चंद्रगुप्त राजगद्दी पे आसीन थे, बिंदुसार के पिता। लेकिन उनकी अपूर्व सुंदरता को देख महल की रानियों ने उनसे उनसे ईर्ष्यावश नाइन का काम, मतलब नाई का काम जो होता है, मालिश करना, घर का काम करवाने लगे। लेकिन सच्चाई जैसे ही पता चली बिंदुसार को, बिंदुसार ने उन्हें अपने रानी का रूप दे दिया, मतलब उनको उन्हें पटरानी बना लिया। और इनके दो पुत्र हुए, एक का नाम था अशोक और उनका दूसरे का नाम था विगताशोक। इनका नाम भी आपको नहीं पता होगा। तो उनके दो बेटे थे धर्मा जी के, एक थे अशोक और एक थे विगताशोक। अशोक बड़े थे, विगताशोक छोटे थे। तो धर्मा की जो जन्मस्थली चंपा नगरी की पहचान एक अति प्राचीन नगर के रूप में माना जाता है। चंपा नगरी पाटलिपुत्र से पहले बस चुकी थी। अंग महाजनपद की राजधानी रही चंपा नगरी की पहचान गौतम बुद्ध के पूर्व से ही एक समृद्ध आर्थिक व्यावसायिक केंद्र के तौर पर रह चुकी है। मतलब वैदिक पीरियड के टाइम पे ही चंपा नगरी जो थी, वैदिक पीरियड में आपके 16 महाजनपद थे, उसमें जो अंग महाजनपद की पहले राजधानी जो थी वो चंपा नगरी थी। बहुत कम लोगों को ये पता होता है। और ये आर्थिक व्यापारिक केंद्र के, मतलब आपका यहाँ से व्यापार किया जाता था। जैसे कि आपको पता है भागलपुर साड़ियाँ, सिल्क बहुत फेमस है, तो उस टाइम भी यहाँ पे सिल्क हुआ करता था और सिल्क का व्यापार किया जाता था और उसलिए ये फेमस थी चंपा नगरी। तो चंपा नगरी का अस्तित्व तो बहुत पहले से रहा है, ठीक है, लेकिन लोगों को पता नहीं होता क्योंकि पाटलिपुत्र बनने के बाद पाटलिपुत्र का जो अस्तित्व था वो ज़्यादा हो गया। अंग महाजनपद उनकी राजधानी चंपा नगरी के राजनीतिक महत्व के कारण उसके संबंध हर्यक वंश के राजा बिंबिसार और अजातशत्रु से लेकर मौर्य वंशी सम्राट चंद्रगुप्त और बिंदुसार से रहे। बिंबिसार के पुत्र अजातशत्रु ने चंपा नगरी से ही अपने शासन का कामकाज चलाया था, लेकिन उसका पुत्र उदयन मगध की राजधानी को चंपा नगरी से हटाकर पाटलिपुत्र ले गया। और इतिहासकार बीसी लॉ के अनुसार अशोक के समय में अंग महाजनपद के शासन उनके पुत्र तथा पोतों के हाथ में था। तो ये कहने का मतलब ये कह रहे हैं कि बिंबिसार जो हर्यक डायनेस्टी के पहले राजा माने जाते हैं, उनसे लेके अजातशत्रु और फिर अजातशत्रु से लेके आपके बिंदुसार और इसके बाद आपके सम्राट चंद्रगुप्त और अशोक तक ने जो शासन, मतलब उनका संबंध जो रहा है वो आपका रहा है क्या चंपा नगरी से। तो धर्मा का व्यक्तित्व अपूर्व नैसर्गिक सुंदरता, कुशाग्र बुद्धि, व्यवहार कुशलता और कूटनीति का समन्वय था, जिसके तर्ज पे उन्होंने ताजिंदगी बिंदुसार जैसे सम्राट को अपनी उंगली पर नचाया। धर्मा ने उन्हीं गुरु को देखकर तो महल की रानियों ने ईर्ष्यावश उन्हें मालिश का करने वाली नाइन का काम दे दिया था। इस सब के बावजूद धर्मा मगध की महारानी बन गई और उस तरह बाकी सभी रानियों के पासे ही पलट डाले। सोचिए, मतलब एक गरीब घर से थी, लेकिन उनके अंदर क्या था? कुशाग्र बुद्धि, तेज दिमाग था, व्यवहार कुशल थी, बात करने में अच्छी थी, कूटनीति जो राजनीति में सबसे ज़्यादा उपयोग चीज़ मानी जाती है, सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़, उनके पास कूटनीति थी। और सबसे बड़ी बात थी उनकी सुंदरता, जिसकी वजह से उन्होंने बिंदुसार को अपने कब्जे में कर लिया, अपने वश में किया। और धर्मा के मगध की राजधानी बनने के साथ पाटलिपुत्र के राजभवन और मौर्य राजनीति में एक ऐसी महिला का उदय हुआ जिसने मगध के भावी इतिहास की दिशा ही पलट डाली। पाटलिपुत्र का शासन प्रशासन धर्मा की मुट्ठी में सिमटने लगा और वे मानो राज दरबार के शक्ति के केंद्र सी बन गई। मतलब वो बिंदुसार के साथ एक तरह से शासन करने लगी। जितने भी निर्णय होते थे वो उनके साथ लिया करती थी, जिनके विचार विमर्श हुआ करते थे वो उनके साथ किया करती। मतलब वो राजनीति में पूरी तरह से संलग्न हो गई और इसी को देख के और जो रानियां थी उनको नीचे होना पड़ा और ये महारानी जैसा बन गई और बिंदुसार के कदम पे कदम मिला के राज दरबार में अपना जो व्यक्तित्व था, अपना जो अस्तित्व था वो जमाने लगी थी। तो सोचिए ये किस वजह से? क्योंकि उनके अंदर एक कूटनीति और कुशाग्र बुद्धि, तेज बुद्धि थी, जिस वजह से धर्मा अपने इरादों की पक्की थी और वह अपनी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। मगध की महारानी बनकर उन्होंने उनके बारे में की पहली भविष्यवाणी को ही साबित कर दिया था। लेकिन अब दूसरी भविष्यवाणी ये थी कि उनके पुत्र जो दो में से एक पुत्र जो होगा वो मगध के सिंहासन पर बैठेगा। तो उनका बड़ा पुत्र था अशोक, तो उनके सामने बहुत बड़ी एक विपत्ति थी कि अशोक को कैसे अब सिंहासन में बैठाया जाए, क्योंकि उससे पहले उनके सबसे उस समय जो चला करता था कि राजा का जो बड़ा पुत्र होगा वही सिंहासन पर बैठेगा। उस समय रानी चारू का जो बेटा था जिसका नाम था सुशीन, वो सबसे बड़ा था और राजा का बहुत प्रिय भी था और उसके गद्दी पे बैठने के चांसेस जो थे बहुत ज़्यादा थे। उस समय उन्होंने क्या किया, लेकिन समस्या यह थी कि बिंदुसार जो थे वो अपने उत्तराधिकारी की बात आने पर बात टाल देते। सारे उनसे विचार विमर्श तो करते थे, लेकिन जब भी बात आती थी उत्तराधिकारी कौन बनेगा तो बातें टाल देते थे। अशोक की तुलना में महाराज को अपने पुत्र सुशीम, बड़ी रानी चारू का बेटा जो था, उससे विशेष स्नेह था, इसलिए उन्होंने सुशीम को मगध का युवराज भी घोषित कर दिया था। पहले के समय में ऐसा होता था जिसे युवराज घोषित किया जाता था वही राजा के बाद राजा बनता था। तो सुशीम को तो मगध का युवराज घोषित कर दिया गया था। अब इनके सामने बहुत बड़ी विडंबना आ गई कि अब क्या किया जाए। ऐसा क्या किया जाए कि सम्राट अशोक, मतलब उस समय जो अशोक थे, उनका भी जो है एग्जिस्टेंस पता चले राजा को।
ठीक है। तो उस समय क्योंकि आपकी चारू थी, उनको ये बात पता चल गई थी कि रानी धर्मा ये चाहती है कि उनका बेटा राजा बने। तो सत्ता के सारे सूत्र धर्मा के हाथ में आ गए धीरे-धीरे, और इसलिए युवराज सुसीम की माँ रानी चारू अपने बेटे के हितों की रक्षा के लिए और ज़्यादा चौकन्नी हो गई। युवराज सुसीम बाकी राजकुमारों में सबसे बड़े और महाराजा के प्रिय थे, इसीलिए उन्होंने मगध की राजगद्दी का उत्तराधिकारी बनाने की घोषणा कर डाली। रानी चारू ने सुसीम के हितों की रक्षा के लिए दरबार में खेमाबंदी, मतलब अपना एक गुट बना लिया कि अगर ऐसा कुछ हो कि अशोक को राजा बनाया जाए तो सारे लोग उसके अगेंस्ट चले जाएं और राजा को मजबूर होकर सुसीम को ही बनाना पड़े राजा। इसलिए जिसमें मंत्रिमंडल के एक सदस्य अग्निवर्ष और नगर श्रेष्ठी लोलाग सरीखे गणमान्य लोग शामिल थे, मतलब प्रेशर ग्रुप जैसा क्रिएट किया जा सके और ये बोला जाए राजा को कि जो राजा बनेगा, नेक्स्ट राजा बनेगा, वो सुसीम बनेगा क्योंकि वो बड़ा भी है। लेकिन दरबार की अंदरूनी सरगर्मियों पर बारीकी से नजर रखने वाली धर्मा ने भी रानी चारू गतिविधियों को शिकस्त देने के लिए पर्दे के पीछे रहकर अपना खुद का एक सशस्त्र गुट बना लिया। उन्होंने बड़ी सावधानी से सम्राट बिंदुसार के माध्यम से एक एक करके साम्राज्य के महत्वपूर्ण और प्रभावशाली पदों पर अपने हिमायतियों को नियुक्त करवा दिया। उन्होंने अपनी जन्मभूमि चंपा नगरी के लोगों और अपनी जात के ब्राह्मणों को राज्य के विशिष्ट पदों पर बैठा दिया, क्योंकि वह राजा के साथ रहती थी, सारे निर्णय लिया करती थी। इसलिए उन्होंने जो अच्छे अच्छे पोर्टफोलियो हुआ करते थे उसमें मंत्री के, आपके सेनापति के, वो उनको दे दिया, वो अपने नज़दीकों को दे दिया, जिससे कि राजा के ऊपर प्रेशर बनाया जा सके और समय पड़ने पर ये लोग उनकी हेल्प करके अशोक को जो है राजा बनवा दें। ठीक है। तो उन्होंने क्या किया कि अपने जात के जो ब्राह्मण थे उन लोगों को बैठा दिया और अपने चंपा नगरी से कुछ लोगों को लाके, जहां उन्होंने महामंत्री के पद पर नियुक्त का प्रलोभन देकर तेज तर्रार अमात्र कहते थे उन मंत्रियों को, खल्लाटक को अपने पक्ष में किया। वहीं अपने हिमायती सामंत भद्र को न्यायमूर्ति और 4 अधिकारियों की अनदेखी कराकर सेनाध्यक्ष के पद पर नियुक्त कर दिया। बिंदुसार के निर्णयों को प्रभावित करने वाले आचार्य पिंगल वत्स को अपने प्रभाव में कर लिया। साथ चंपा नगरी में उन्होंने प्रिय सहेली रही अति सुंदर सुज्ज्वला को राजनर्तकी का पद दिलाकर उसे अपना अंतरंग बना लिया। मतलब सोचिए आप कि उन्होंने जो मेन महामंत्री होता है खल्लाटक, उनको अपने बस में कर लिया, और एक पिंगल वत्स जिनकी बात मानते थे बिंदुसार, जो एक आचार्य थे, उनको अपने बस में कर लिया। सेनापति को अपने बस में कर लिया। राजनर्तकी जिसको डांस देख के राजा मोहित हो जाता है, उन्होंने अपनी सहेली को बना दिया, जिससे राजा उनके बस में रहे। तो मगध की राजनीति के शतरंज की बिसात पर अपनी गोटी बैठाने के साथ साथ धर्मा ने अपनी महत्वाकांक्षा और सपनों के केंद्र बन चुके अशोक की भिक्षा दीक्षा का भी खास ध्यान रखा, ताकि वो भविष्य में अपने दादा चंद्रगुप्त मौर्य की तरह एक सम्राट बन सके। पाटलिपुत्र में उन दिनों व्याप्त षड्यंत्रों के माहौल में और सुरक्षा के दृष्टिगत से अशोक का दाखिला पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय में कराया गया, ताकि वह उनकी नजरों के सामने रहे। देखिए, सबसे बड़ी बात, राजा में वो गुण होना चाहिए, तो उसके लिए उनकी पढ़ाई की जरूरत होती थी। तो पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी में इसलिए उन्होंने करा दिया, जिससे कि उनकी पहली बात तो उनकी आंखों के सामने रहेंगे, सेफ रहेंगे, और दूसरा उनके अंदर वो सारे गुण आ सके जो एक योग्य सम्राट के अंदर होने चाहिए। अशोक के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए वह हमेशा अशोक को युवराज सुसीम की बराबरी में रखने का प्रयास करती थी। जब युवराज सुसीम को तक्षशिला का उपराजा बनाने की बात आई तो धर्मा ने अपने गुट के माध्यम से महाराजा बिंदुसार को प्रभावित कर अशोक की अवंती का उपराजा बनाने को कहा। लेकिन मंत्रिमंडल की बैठक में महामंत्री विष्णुगुप्त, मतलब चाणक्य, ने कह दिया कि वो 18 साल से कम है, इसलिए नहीं बन सकते। लेकिन जिसकी वजह से मामला तो थम गया, लेकिन धर्मा खामोश नहीं बैठी। देखिए, सुसीम को अगर उपराजा बना दिया जाता तो ये श्योर हो जाता कि नेक्स्ट टाइम जो राजा बनेंगे वो सुसीम ही बनेंगे। तो इन्होंने क्या बोला, तक्षशिला में आप ठीक है बना दीजिए सुसीम को, लेकिन अवंती जो जगह है, जो भी एक इंपॉर्टेंट जगह है, वहां पे आप अशोक को राजा बनाइए। लेकिन अशोक को राजा बनाने के लिए चाणक्य पक्ष में नहीं थे, क्योंकि वो 18 वर्ष से कम थे। तो धर्मा ने क्या किया, अपनी रणनीति बदली और अपने गुट के माध्यम से अपने सौंदर्य का अचूक हथियार चलाकर बिंदुसार पर एक ऐसा दबाव बनाया कि उन्होंने अवंती के उपराजा के पद पर अशोक की नियुक्ति करनी ही पड़ी। मतलब 18 साल से कम थे अशोक, लेकिन उन्होंने अवंती के एक राजा के रूप में, क्योंकि राजा उस समय एक ही होता था जो आपका बिंदुसार थे, तो अवंती में जो राजा बनेगा, अवंती में जो राज करेगा, वहां पे अशोक को बैठा दिया और तक्षशिला में बैठा दिया गया किसको, सुशीन को। ठीक है। तो अब ये हो गया कि राजा अशोक भी एक राजा जैसे ही काम कर रहे थे और सुशीन भी एक राजा जैसे काम कर रहे थे। तो अगर फ्यूचर में कोई बात होती है तो ये बात कही जा सके कि उनके पास भी एक्सपीरियंस है, अशोक ने भी अवंती को संभाला है, अगर सुसीम ने आपके इसको संभाला है, तक्षशिला को संभाला है। ठीक है। तो इसके बाद क्या किया, युवराज सुसीम के बराबर अपने पुत्र अशोक को भी उपराजा पद दिलाने में सफल होने के बाद धर्मा की अगली कोशिश थी बिंदुसार की नजरों में सुसीम को अक्षम साबित करना और अशोक की कुशलता को साबित करना। इस काम के लिए धर्मा ने पर्दे के पीछे रहकर बड़ी शातिर चाल चली, जिससे इतिहासकार अनजान रहे। देखिए, अब
अब क्या था कि अब ऐसा कुछ करना था कि बिंदुसार की नज़र में सुसीम जो है वो ऐसे लगे कि काबिल नहीं है और अशोक ऐसे लगे कि सबसे ज़्यादा काबिल है। तो इसके लिए एक शातिर चाल चली गई जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे कि नहीं पता होता लोगों को। तो ये शातिर चाल क्या थी? ये शातिर चाल थी तक्षशिला, जो आपका जम्मू कश्मीर वाला एरिया पड़ता है, ऊपर वाला एरिया जो पाकिस्तान में आजकल पड़ता है, उस एरिया में उन्होंने जन विद्रोह करा दिया। जन विद्रोह मतलब वहाँ के लोग उससे खुश नहीं हैं। तो अशोक के जीवन से संबंधित दिव्यावदन जो एक बौद्ध ग्रंथ है उसमें लिखा है कि आपकी सामरिक व्यापारिक दृष्टि से महत्वपूर्ण तक्षशिला में 2 बार जन विद्रोह की घटना होने को उल्लेख मिलते हैं। इन घटनाओं ने सम्राट बिंदुसार की चिंताएं बढ़ा दी। उस जन विद्रोह को दबाने के लिए बिंदुसार ने धर्मा की सलाह पर अशोक को तक्षशिला भेजा जाता। उस मुहिम में अशोक सफल रहे। मतलब उन्होंने वहां पे देखिए पहले क्या किया, उन्होंने क्या किया, वहां पे जन विद्रोह करा दिया और उस जन विद्रोह में सुसीम जो थे सक्षम नहीं हो पाए क्योंकि ये जन विद्रोह इन्होंने कराया था, वो शांति नहीं हुए। लेकिन जैसे ही अशोक गए तो अशोक ने उनको शांत करा दिया। इससे क्या हुआ कि बिंदुसार के दिमाग में एक चीज तो आ गई कि सुसीम जो है उतने सक्षम नहीं है राजा बनने के लिए, बट अशोक सक्षम है क्योंकि अशोक ने जाके वहां पे तुरंत उस जन विद्रोह को समाप्त कर दिया, जबकि इनकी मां के द्वारा ही कराया गया जन विद्रोह था वो। तक्षशिला में हुए इन दोनों जन विद्रोह के संबंध में महारानी धर्मा को केंद्र में रखकर लिखे गए अपने ऐतिहासिक उपन्यास पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी में लेखक शरद पगारे, जिनको व्यास सम्मान भी मिला हुआ है, इन विद्रोहों को हवा देने के पीछे धर्मा का ही हाथ था और यह काम उन्होंने अपने हिमायती आचार्य पिंगल वत्स के माध्यम से करवाया था। मतलब ये जो विद्रोह कराया गया था वो इनकी मां ने ही कराया था, जिससे कि सुसीम उसको शांत नहीं कर पाएंगे और राजा अशोक जैसे ही जाएंगे तो पता था कि राजा अशोक की मां के द्वारा कराया गया है तो वहाँ के लोग शांत हो जाएंगे। तो इस वजह से वो क्या बिंदुसार के दिमाग में ये चीज़ डालना था कि आपके सुसीम जो है वो सक्षम नहीं है, बट अशोक जो है बहुत ही सक्षम राजा हैं। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद ये हुआ कि बिंदुसार के दिमाग में ये चीज़ तो आ गई, लेकिन पिंगल वत्स ने पाटलिपुत्र से हिरण्यक के नाम के एक विश्वस्त आदमी को तक्षशिला भेजकर इस काम को अंजाम दिलवाया था और इस तरह धर्मा बिंदुसार के सामने अशोक की काबिलियत साबित करने में सक्षम हो गई। उन्होंने बिंदुसार के मन में युवराज सुसीम की क्षमता के बारे में शक के बीज बो दिए, लेकिन राजा बहुत प्यार करते हैं सुसीम से। यह पॉसिबल नहीं था कि सुसीम को हटा के अशोक को राजा बनाया जाए। और धीरे धीरे क्या आपके बिंदुसार जो थे वो बूढ़े होते जा रहे थे, बुजुर्ग होते जा रहे थे, उनका शरीर जो है धीरे धीरे काम करना बंद कर दे रहा था। तो इस समय नज़दीक की घड़ी, ये घड़ी बहुत नज़दीक आ रही थी कि कौन राजा बनेगा। तो इनकी धर्मा को और चालें चलनी पड़ी और उन्होंने क्या किया कि ये बहाना बना दिया कि इनकी तबीयत खराब रहती है, तो तबीयत बिगड़ने के कारण उन्होंने और लोगों का मिलना बंद करवा दिया उनसे। ठीक है, इसलिए उन्होंने आगे निपटने के लिए अंदर ही अंदर तैयारियां शुरू कर दी। उन्होंने महामंत्री खल्लाटक और उनके पुत्र अमात राधागुप्त के साथ सलाह करके सेनापति भद्रसेन और सेनापति को विश्वास में लिया और यह बात पूरे फैला दी कि राजा की तबीयत खराब हो रही है, उनसे किसी को मिलने नहीं दिया जाएगा। सिर्फ वही लोग जो धर्मा से नज़दीक थे वही उन राजा से मिल पाते थे और राजा के दिमाग में ये बात डालते थे कि आपकी तबीयत अब खराब हो रही है, आप आगे अपने उत्तराधिकारी का नाम बताइए। ठीक है, ये बातें बहुत दिन तक चलती रही। उम्र बढ़ने से सम्राट बिंदुसार की तबीयत धीरे धीरे और बिगड़ती रही, बद से बदतर होती रही और जैसे ही धर्मा को यह अंदाजा हो गया कि अब ज़्यादा दिन नहीं बचा है तो उन्होंने क्या किया कि अशोक को वहाँ से बुला लिया, अवंती से बुला लिया और बीमार राजा की देखभाल के नाम पर अपने कक्ष में अन्य लोगों के प्रवेश पर रोक लगा दी। ठीक है, जिससे कि आपका कोई उनसे आके मिल ना सके, सुसीम के बारे में कोई बात ना कर सके और अशोक के रास्ते में किसी तरह की कोई भी रुकावट ना आए। ठीक है, और इसके अलावा उन्होंने क्या किया कि जो राज्य का हाथ था वहाँ पर अपने गुप्तचर फैला दिया पूरे राज्य, जिसमें जो बातें होती रहें, जो भी चाल चली जाए वो उनको पता चले कि सुसीम को राजा बनाने के लिए कोई चाल तो नहीं चली जा रही है। और इस तरह से पूरे पाटलिपुत्र पे धर्मा ने अब राज करना धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया, क्योंकि आपके इनकी तबीयत खराब हो रही थी तो वो काम जो था धर्मा ने अपने हाथ में ले लिया। इस तरह शासन तंत्र और समस्त राजकाज को अपने नियंत्रण से लेने के बाद धर्मा ने अशोक को विशेष संदेश वाहक भेजकर पाटलिपुत्र बुला लिया और पूरी गतिविधियों के देख अशोक भी समझ गए कि अब निर्णायक घड़ी आ गई। ये बात अशोक को भी बता दी गई कि अब राजा तुम्हें बनना है, सुसीम को राजा नहीं बनने दिया जाएगा, इसलिए तुम कैसा करो कि थोड़ा सा बागडोर जो है अपने इसकी हाथ में ले लो, क्योंकि तुम्हारे पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है। और धीरे धीरे अशोक ने उसकी बागडोर अपने हाथ में लेनी स्टार्ट कर दी। लेकिन जब तक राजा नहीं बोलते तब तक अशोक राजा नहीं बन सकते थे, जब तक बिंदुसार ये बात अपने मुंह से नहीं बोलते। तो इसके लिए जो सबसे बड़ी चाल चली गई वो चाल चली उनके महामंत्री ने क्या किया
उनके महामंत्री ने मृत्युशैया पे पड़े सम्राट बिंदुसार की जब अंतिम घड़ी आ गई तो महामंत्री खल्लाटक ने राजा से उत्तराधिकारी के बारे में उनकी अंतिम इच्छा जानने की कोशिश की। जब तक राजा बेहद कमजोर हो चुके थे, महाराजा ने बुदबुदा का सुसीम का नाम बोलना चाहा, जिससे महारानी धर्मा क्षण के लिए विचलित सी हो गई थी। लेकिन उनके विश्वास पात्र शातिर महामंत्री खल्लाटक को यह समझने देर न लगी कि महाराज का संकेत युवराज सुसीम की ओर है और महाराज की बात पूरी होने से पहले ही उन्होंने बोला कि ठीक है, आपकी इच्छा अनुसार हम अशोक को राजा बना देंगे। मतलब देखिए, इनको समझ में आ गया कि सुसीम का नाम, लेकिन ये बात अगर बाहर चली जाती तो किसी भी हालत में सुसीम को ही राजा बनना पड़ता। अशोक को कोई स्वीकार नहीं करता, क्योंकि पहले के जमाने में जो उत्तराधिकारी होता था वो राजा ही डिसाइड करता था। तो बिंदुसार से जब ये पूछा गया तो बिंदुसार अच्छे से बोल नहीं पा रहे थे, लेकिन ये बातें सबको समझ में आ गई थी वहाँ जितने लोग प्रेजेंट थे कि ये नाम जो बोल रहे हैं सुसीम का है। उसी समय महामंत्री खल्लाटक उच्च स्वर में बोल पड़े, आप निश्चित रहें महाप्रभु, आपकी अंतिम इच्छा के अनुसार महाराजा कुमार अशोक को उनके उत्तराधिकारी बनाया जाएगा। यह सुन बिंदुसार ने तेजी से सिर हिलाकर अपनी नाराजगी जाहिर करनी चाहिए, लेकिन तब तक उनकी गर्दन लुढ़क चुकी थी, उनके प्राण पखेरु उड़ चुके थे और देखते ही देखते यह बात जंगल की तरफ फैला दी गई कि महाराजा बिंदुसार ने अंतिम समय में अशोक को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। उस समय महारानी धर्मा के पुत्र अशोक के लिए मगध का सम्राट बनने का रास्ता खुल गया। ठीक है, मतलब राजा तो चाहते थे कि सुसीम बने, लेकिन इनको लालच देके कि आपको महामंत्री बनाया जाएगा, आपको सेनापति बनाया जाएगा, ये लालच देकर जिसको धर्मा ने अपने अंडर में किया था, उन्होंने पूरे राज्य में ये बात फैला दी कि उन्होंने अशोक को, क्योंकि अशोक एक सक्षम राजा हैं, तो अशोक को राजा बनने की बात बोल दी है। ऐतिहासिक ग्रंथों में बिंदुसार की मृत्यु के बाद अशोक और उनके भाइयों के बीच युद्ध होने से जिक्र मिलता है। इसी वजह से अशोक के सिंहासन पर बैठने और उनके राज्याभिषेक में 4 वर्ष का विलंब करीब हुआ था। इस अवधि में भी अशोक के लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाने में उनकी माता महारानी धर्मा की महत्वपूर्ण भूमिका बताई जाती है कि आपको अशोक, सबसे पहले तो इन्होंने अशोक से बुलवा लिया, उसके बाद क्या किया, बोला जाता है कि अशोक ने अपने 100 भाइयों को मारा था। इसकी सच्चाई का कोई हमारे पास सबूत नहीं है, लेकिन ऐसा बोला जाता है कि अशोक ने अपने भाइयों को मार के यह सिंहासन हासिल किया था और करीब 4 वर्ष तक ये युद्ध चला था, जिसमें अशोक की जीत हुई थी और फाइनली अशोक ने आपका करीब 268, जहाँ तक मुझे पता है 268 BC में ये कर लिया था। तो आशा कर रहा हूँ वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो पसंद आया लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।